नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज टॉप के यूट्यूब चैनल और एप्लीकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई एम डेविड। आज हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक आरबीआई। ठीक है, तो आरबीआई किस प्रकार से आरबीआई की स्थापना होती है और क्या इसके फंक्शंस है और ये देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, विभिन्न प्रकार के बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। Right? We will discuss all the dimensions of RBI, functions of RBI, what is the role of RBI to enhance the capacity of our economy. So today we are going to discuss about these things. So what is this? RBI है क्या? ये एक सेंट्रल बैंक है। What is it? सेंट्रल बैंक। किसी देश की सेंट्रल बैंक का काम क्या होता है? किसी भी देश की सेंट्रल बैंक मतलब मॉनेटरी साइड से देश के लिए एक अहम रोल अदा करती है, मॉनेटरी पॉलिसी साइड से, राइट। और देश में जो आप पैसे यूज करते हो, रुपए, ये कहां से आते और इसको बनाने का कार्य किसके पास है? बस यही तो है ना। सारा काम इसके पास है। अब आपने देखा होगा, नोट देखते हैं आप तो बहुत छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन जनरली हम पहचानते नहीं। लेट्स से इट इज नोट ऑफ 100 रुपीज, है ना। अब देखिए, नए नोटों में कुछ फर्क आया है। फर्क, गांधी जी को थोड़ा बीच में स्पेस दिया गया है। और क्या फर्क आया? और स्वच्छ भारत का लोगो लगा है। स्वच्छ भारत, इस प्रकार का एक लोगो भी लगाया गया। अब यहां से अहम क्वेश्चन क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आपका सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो कुछ लोग एसबीआई कर दिया, कुछ ने पीएनबी कर दिया। आपके देश का सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, है ना। देश का केंद्रीय बैंक है ये। अब ये 100 का नोट है, इसकी गारंटी कौन लेता है? मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज व्हाट? गारंटी। हु टेक्स गारंटी ऑफ दिस? इसकी गारंटी कौन लेता है नोट की? तो आपके सामने ऑप्शन में देता हूं, आरबीआई लेता है, गवर्नर ऑफ आरबीआई लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लेता है, और नन ऑफ द अबव। कौन लेता है? बहुत अहम क्वेश्चन है और इस प्रकार का क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछ लिया जाता है और एग्जाम में आपको नोट रखने की इजाजत भी दी जाती है। मतलब एक प्रकार का आप नकल मार सकते हो, जिसमें कोई भी क्वेश्चन भी खड़ा नहीं कर सकते। नकल वैसे नहीं मारनी है, लेकिन आपको नोट की छूट है कि आप ले जा सकते हैं एग्जाम्स में। कुछ एग्जाम्स में छूट नहीं होती है। तो यहां से क्वेश्चन पूछ लिया कि रुपए की गारंटी कौन लेते हैं। जैसे एक आपका एग्जाम आया था रेट, उसमें पूछा था देश का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जो नोट लेकर गए वो उन्होंने भी एसबीआई कर दिया। फिर नोट रखने का फायदा क्या है? वहां से कम एक तो ये होना चाहिए था ना। नोट देखा, हाँ, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो वैसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि हु टेक्स द गारंटी ऑफ दिस करेंसी नोट्स, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट गारंटी? कौन लेता है इसकी गारंटी? तो आपके नोट के ऊपर ही लिखा होता है गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बातें करेंगे आज कि क्या भारत सरकार गारंटी लेती है तो भारत सरकार रुपए को जीरो बना सकती है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ था, देश में नोटबंदी हुई थी, मतलब पुराने नोट्स को आउट ऑफ सर्कुलेशन किया गया था। क्या ऐसा करने के लिए सरकार के पास शक्तियां हैं? जी हां। वेयर इज इट? आरबीआई एक्ट 1934 एक, इसमें एक धारा है 26,
इसमें क्लोज टू धारा 26 के क्लोज टू में ये है कि भारत सरकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट की मीटिंग लेकर उनसे सलाह मशविरा वगैरह करके भारत के गैजेट में नोटिफिकेशन डालकर भारत की मुद्रा को सर्कुलेशन से बाहर कर सकती है। इंडिया कैन मेक इंडियन करेंसी आउट ऑफ इट्स सर्कुलेशन। तो हम जो नोटबंदी करते हैं उसमें जीरो नहीं हो सकता। जीरो कैसे नहीं? जो गारंटी लेता है वो जीरो कैसे बना सकता है? ये तो गारंटी ले रहा है, तो जीरो कैसे बना सकता है? हां, लेकिन सरकार के पास नोटबंदी करने का अधिकार है, आरबीआई एक्ट में है, नोटबंदी कर सकते हो आप, राइट। और जैसे कि आरबीआई नोट छापती है, तो आरबीआई नोट छापती है, आप जानते हैं, तो मतलब फाइनल डिसीजन किसका होता है नोट छापने का? नोट छापती है, नोट का आकार कैसा होना चाहिए, नोट का कलर कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का कागज होना चाहिए, ये सारे डिसीजन कौन लेता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास होते हैं, सारे के सारे वित्त मंत्रालय के पास होते हैं। वित्त मंत्रालय है वो लास्ट डिसीजन लेता है, नोट का कलर क्या होना चाहिए, नोट का साइज क्या होना चाहिए और नोट किस प्रकार का होना चाहिए, ये सारे डिसीजन। और नोट पे भाषाएं भी होती है, कितनी? एक बॉक्स बना होगा उसमें 15 भाषाएं, तो टोटल 15 नहीं है, 2 बार है, एक हिंदी और एक इंग्लिश, तो टोटल भाषाएं कितनी हो गई नोट पर? 17 है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नंबर 1, नोट की गारंटी कौन लेता है? हु टेक्स द गारंटी ऑफ योर करेंसी नोट्स? Number 2, how many languages are there? 17. Number 1, who takes the guarantee of your currency notes? Government of India means central government. सरकार की जिम्मेदारी होती है, सरकार गारंटी लेता है, केंद्रीय सरकार द्वारा प्रत्याभूत लिखा होगा आपके नोट पर, राइट। तो इससे आपको समझ में आ जाता है कि नोट की सरकार गारंटी लेती है। तो कई बार ऐसा ऑप्शन मिलता है तो बच्चे क्या करते हैं? आरबीआई के गवर्नर के साइन है, इसका मतलब आरबीआई के गवर्नर ने गारंटी ली है, राइट? नहीं। तो फिर क्या करते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार का आया, करके आ गए गवर्नर। बाकी सारे क्वेश्चन गलत हो सकते हैं लेकिन इसका आंसर तो पक्का सही, इतने कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन गलत यही होता है, राइट? होता यही है। तो सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोट की गारंटी लेती है, ठीक है। ये जस्ट नोट के बारे में, नोट के बारे में वैसे मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूं और बताऊंगा भी, आगे बताएंगे। लेकिन आज हम आरबीआई की बात करेंगे, आरबीआई का फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ था, क्या मामला था और क्यों जरूरत पड़ी हमें, तो ये देखेंगे। आइए, और देखिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें और वॉच तो करना ही है, क्योंकि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से इवन आपकी यूपीएससी इस बार 2-3 क्वेश्चन यहां से पूछा है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब टॉपिक है, जो आपकी सफलता को सुनिश्चित करने वाले टॉपिक्स में से ये भी एक टॉपिक है। इसको इतनी गहनता से और इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ना है कि आपको सारा का सारा वीडियो देखते ही याद हो जाए। तो शेयर कीजिए, देखते रहिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने पेरेंट्स को भी दिखाइए, ताकि उनको भी जानकारी रहे कि नोट की गारंटी कौन लेता है, जो वो रात दिन कमाते रहते हैं, मेहनत करते हैं, गारंटी किसकी है ना। तो आगे चलिए। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कैसे होती, कैसे हुई, है ना। तो एक 1914 में 1914 में चैम्बरलिन कमीशन आया।
कमीशन, है ना, चैम्बरलिन आयोग बोलते हैं, आयोग, चैम्बरलिन आयोग आया। चैम्बरलिन आयोग ने क्या कहा भाई? तो चैम्बरलिन आयोग ने कहा कि जो प्रेसिडेंसी बैंक से, प्रेसिडेंशियल जो रीजन्स थे, क्षेत्र थे, उनमें प्रेसिडेंसी बैंक्स हुआ करते थे। जो आपको मैं 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को बात का नाम बताता हूं। बैंक ऑफ कैलकट्टा, है ना, इस बैंक की स्थापना हुई थी 1806 में, लेकिन फिर इसका नाम चेंज हो गया, बैंक ऑफ बंगाल हो गया। कब? 1809 में, 1809 में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हो गया। यानी बैंक ये एक ही है, एक तो ये हो गई। नंबर 2 बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? 1840 में। तीसरा है बैंक ऑफ मद्रास, मद्रास की बैंक है, ये 1843 में बनी, 1843 में। इन तीनों बैंकों को कहा जाता था प्रेसिडेंसी बैंक्स। कौन सी बैंक्स? प्रेसिडेंसी बैंक्स। ये किस प्रकार की बैंकें हैं? प्रेसिडेंसी बैंक्स। तो इन्होंने कहा, चैम्बरलिन कमीशन ने, कि भाई प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज कर दो, इसका विलय कर दो, इनका प्रेसिडेंसी बैंक्स का, और विलय करके एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करो। तो इनकी बात को कौन टाल सकता था? मानी गई, और एक बैंक की स्थापना भी कर दी गई। यानी इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक बैंक बना, कब? 1921 में। दैट बैंक इज व्हाट? इंपीरियल बैंक। इस बैंक का नाम है इंपीरियल बैंक। दिस बैंक वॉज कॉल्ड इंपीरियल बैंक। अब बैंक की स्थापना हो गई, कब हुई? 1921 में, राइट। चलो हो गई। लेकिन इस बैंक ने एक केंद्रीय बैंक होने का काम ही नहीं किया। तो भाई हमारा केंद्रीय बैंक तो बना नहीं है, राइट। जब तक कोई काम नहीं करेगा जिस उद्देश्य से उसको शुरू किया था, तो वो उसके काम का नहीं है। काम का नहीं है तो अभी भी हमारी डिमांड यही है कि देश में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। ओके, इसने अंग्रेजों के पक्ष में काम किया और ये महज एक कॉमर्शियल बैंक की तरह रह गया। है ना, किस प्रकार का बैंक बन गया? व्यापारिक बैंक की तरह हो गया, या वाणिज्यिक बैंक। अब आपको पता है कि बैंक क्या होता है? विच एक्सेप्ट्स डिपॉजिट एंड गिव्स लोन, जो आपकी जमाओं को स्वीकार करता है और आपको ऋण प्रदान करता है, वो बैंक होता है। बैंक किसे कहेंगे? जो आपकी जमाएं स्वीकार करेगा, मीन्स विच एक्सेप्ट्स योर डिपॉजिट्स एंड गिव्स यू लोन व्हेन यू नीड। जब आपको जरूरत है तब आपको ऋण देता है, उसको तो हम बैंक कहते हैं। ये कॉमर्शियल बैंक की तरह हो गया। ओके, अब LIC क्या बैंक है? जमाएं स्वीकार तो करती है, ऋण नहीं देती है। बैंक नहीं है। बैंक वही है जो आपके डिपॉजिट को स्वीकार करेगा और आपको जब जरूरत होगी तो आपको ऋण देगा। सिक्योरिटी तो देनी पड़ेगी लेकिन ऋण देगा। दैट इज कॉल्ड बैंक। कॉमर्शियल बैंक की तरह हो गया।
इसने केंद्रीय बैंक का फंक्शनिंग किया नहीं। अब हमें और जरूरत है, क्योंकि इसने काम ही नहीं किया केंद्रीय बैंक का, तो हमें जरूरत क्या है? केंद्रीय बैंक की। चलो केंद्रीय बैंक कैसे होता है? 1926 में हिल्टन यंग कमीशन आता है। और इसका दूसरा नाम है, और यू कैन से रॉयल कमीशन ऑल्सो। ये कौन सा कमीशन है? हिल्टन यंग आयोग। कब आया भाई? 1926 में। मतलब 1926 में इसने मांग करी थी। इसकी स्थापना तो हालांकि 1920 में ही हो गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1920, बट इट रिकमेंडेड फॉर सेंट्रल बैंक फॉर ए सेंट्रल बैंक फॉर इंडिया इन 1926, है ना। ये 1926 में मांग करता है कि भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, क्योंकि इंपीरियल बैंक ने केंद्रीय बैंक का काम नहीं किया। तो मैं आपको एक दिलचस्प बात और बताऊंगा इसका। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस फ्रॉम योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, है ना। एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपीरियल बैंक गया कहां है? जिसकी हमने अभी बात करी थी, वो कहां गया? उसकी बात और बताएंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा इंतजार करिएगा। हिल्टन यंग कमीशन ने मांग करी, और हिल्टन यंग कमीशन की कोशिशों से आरबीआई की स्थापना हो गई। यानी कि आरबीआई फाइनली इन 1933 आरबीआई एक्ट बना, सॉरी, आरबीआई के लिए बिल पास हुआ इन 1933 इन लेजिस्लेचर। ठीक है, विधान सभा में इसको पास कर दिया गया, और आरबीआई एक्ट बना 1934। आरबीआई एक्ट which was established, RBI Act was enacted in 1934. Under this Act, 1 अप्रैल 1, 1935, RBI was established. RBI की स्थापना हो गई। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हो गई। जब आरबीआई की स्थापना हुई तो इसका हेडक्वार्टर कहां रखा गया? मुख्यालय। इट वॉज इन कलकत्ता, कलकत्ता में। लेकिन इन 1937 इसका हेडक्वार्टर किधर आ गया? मुंबई। आज भी किधर है? मुंबई में। अभी कहां है? मुंबई में। तो ये नॉर्मल जानकारी। अब आगे और इसके बारे में बात करेंगे। इसकी जब स्थापना हुई, ये किस प्रकार का बैंक था? प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक, निजी था। कितनी पूंजी के साथ इसको शुरू किया? पेड अप कैपिटल कितना था? शुरुआती पूंजी इसकी कितनी थी? 5 करोड़। 5 करोड़ भी कैसे? 100 रुपए के शेयर थे, ईच शेयर ऑफ 100 रुपीज। एंड इस प्रकार से शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख। 5 लाख शेयर थे। इसमें सरकार का हिस्सा बहुत कम था, है ना। लगभग 2.2% सरकार का था, बाकी सब प्राइवेट थे। तो सरकार, इस प्रकार से इसकी स्थापना हो गई इतनी पूंजी के साथ। और शुरुआत में ये एक प्राइवेट बैंक था, तो सरकारी कब बना? तो फिर क्या हुआ? इन 1949
नेशनलाइजेशन हुआ, आरबीआई वॉज नेशनलाइज्ड। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया, राष्ट्रीयकरण किया तो सरकार के अधीन में आ गई। तो फाइनली आरबीआई सरकारी कब बन गई? इन 1949, है ना, सरकार की हो गई। नेशनलाइजेशन होते ही तो सरकार की कोई चीज कब होती है? जब उसमें सरकार का शेयर कम से कम 51% या उससे ज्यादा का हो, तो वो सरकारी है भाई, नेशनलाइजेशन कर दिया। ओके, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो ये सरकारी बनी, शुरुआत में प्राइवेट थी, है ना। तो आगे चलो, इस प्रकार से ये सरकारी हो गई। अब काम करवाने के लिए गवर्नर भी चाहिए, तो गवर्नर कौन बना? Who was its फर्स्ट गवर्नर? पहला गवर्नर कौन था? फर्स्ट गवर्नर वॉज सर ओसबोर्न स्मिथ, है ना, स्मिथ फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। और सेकंड टेलर बन गया, और थर्ड दैट वाज इंडियन, सीडी देशमुख। सीडी देशमुख जी भारत के आजाद भारत की आरबीआई के पहले गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई इन इंडिपेंडेंट इंडिया। आजाद भारत की आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख बने। हालांकि सीडी देशमुख 1943 में ही बन गए, 1948 तक थे, तो इनको ही माना जाता है। इसके बाद चौथे बेनेगल रामाराव, बी रामाराव, और सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा, बी रामाराव का, बेनेगल रामाराव का सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। ये आरबीआई के वैसे गवर्नर थे। सीडी देशमुख के बारे में थोड़ा बताते हैं। सीडी देशमुख लेटर ऑन ही बिकेम व्हाट? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये भारत के वित्त मंत्री भी बनते हैं, दिखाई नहीं दे रहा आप लोगों को, सॉरी। फाइनेंस मिनिस्टर बनते हैं भारत के, कौन? सीडी देशमुख। और वही फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने गैर हिंदी भाषी प्रदेश के होते हुए, है ना, इन्होंने मांग करी कि देश का बजट है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी होना चाहिए। पहले बजट सिर्फ इंग्लिश में आता था, तो पहला बजट कब से हिंदी और इंग्लिश दोनों में आना शुरू हुआ? हिंदी और इंग्लिश, इंग्लिश में पहली बार, और आज भी हिंदी और इंग्लिश में पहली बार 1955-56 से शुरू हुआ, जब ये वित्त मंत्री थे देश के, इन्होंने शुरू करवा दिया, है ना। बी आर बेनेगल, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल आरबीआई में गवर्नर के रूप में, सबसे लॉन्ग टेन्योर है, सबसे लंबा कार्यकाल किसका? बी आर बेनेगल, सॉरी, बी बेनेगल रामाराव, ठीक है, बेनेगल रामाराव का सबसे लंबा कार्यकाल। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट आरबीआई के गवर्नर्स हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। अब देश में इन 1969 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, है ना, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 कॉमर्शियल बैंक,
नेशनलाइजेशन हुआ तो आपको सीधी सी बात समझ में आ गई कि प्राइवेट बैंकें थी, है ना। तो टुक प्लेस, इस समय नेशनलाइजेशन हुआ 14 बड़ी बैंकों का। तो 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, इंदिरा गांधी की सरकार थी, गवर्नमेंट अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ इंदिरा गांधी। गवर्नमेंट किसकी? इंदिरा गांधी की। तो हमें यह जानना है कि ये 14 बड़ी बैंकों को राष्ट्रीयकृत कैसे, क्यों किया गया, क्यों? क्वेश्चन यही है, क्यों किया गया, क्या जरूरी थी? तो एक रिपोर्ट के अनुसार, आई एम टेलिंग यू ए रिपोर्ट, 1950 से लेकर 1965 तक ये रिपोर्ट बताती है कि ये जो बैंकें थी वो सारा का सारा लोन किसको दे रही थी? किसको? किसको? जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, यानी कि औद्योगिक घरानों को। मोस्ट ऑफ द लोन वॉज गिवन टू किसको? इंडस्ट्रियलिस्ट। मोस्ट ऑफ द लोन मीन्स अराउंड 65% और मोर, इससे भी ज्यादा था। Only 2% loan was given to whom? To farmers. किसानों को बेचारों को लोन नहीं देती थी, क्योंकि प्राइवेट बैंकें वो किसके बारे में सोचती? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बारे में। किसान गरीब होते हैं और वो वापस लोन नहीं चुका पाएंगे, तो उनका तो बैठता ही नहीं है, पैसे तो चाहिए। लेकिन चाहे जवाहरलाल नेहरू की बात करी जाए, चाहे इंदिरा गांधी की बात करी जाए, दोनों ही नेताओं का जो इंक्लिनेशन था वो सोशलिज्म की ओर था, समाजवाद की तरफ। आज के टाइम में क्या चेंज हुआ है? आफ्टर 1991 आपकी इकोनॉमी कहां से कहां चली जा रही है? 1991 से पहले हमारा जो इंक्लिनेशन, झुकाव समाजवाद की तरफ ज्यादा, पूंजीवाद की तरफ कम। समाजवाद ज्यादा मतलब पलड़ा नीचे गया, समाजवाद ज्यादा, पूंजीवाद कम। अभी पूंजीवाद ज्यादा, समाजवाद कम। यानी आफ्टर 1991 हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इकोनॉमी में ये चेंजेस देखने को मिले, है ना। तो अभी जस्ट अभी की 5-7-10 सालों की बात करूं तो इकोनॉमी में और पॉलिटिक्स में क्या चेंजेस आए? इकोनॉमिक्स में क्या चेंजेस आए? इकोनॉमी में क्या चेंजेस आए? आपकी इकोनॉमी कैपिटलिज्म की ओर चल रही है। राजनीति में क्या चेंजेस आए? पार्टीवाद से व्यक्तिवाद की ओर राजनीति का चलना तय हुआ है। यानी पहले किसने कहा कि मनमोहन सरकार? नो, कांग्रेस की सरकार। तो राजनीति कहां से कहां शिफ्ट हो गई? पार्टीवाद से। पहले कांग्रेस की सरकार, अब मोदी सरकार है किसकी? व्यक्तिवाद। तो व्यक्तिवाद की ओर तो राजनीति गई है, और अर्थव्यवस्था समाजवाद से पूंजीवाद की ओर ज्यादा शिफ्ट किया है, राइट। अब देख रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन लगातार, सरकार आप देख रहे हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट कभी 2 लाख करोड़ रखती है किसी बजट में, 1,75,000 करोड़ रखती है किसी बजट में, 2,25,000 करोड़ का प्राइवेटाइजेशन रखती है। इस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन लगातार बढ़ ही रहा है ना। तो जो आफ्टर 1991 ये देश की जरूरत भी है, टाइम के साथ ऐसा होगा भी, है ना। तो इकोनॉमी को थोड़ा एनहेंस करने के लिए सरकार इस प्रकार के हथकंडे अपनाती है। अब देखिए क्यों हुआ 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आप समझ गए क्यों? क्योंकि उस समय आप देख रहे हैं कि हमारी फूड सिक्योरिटी नहीं थी, फूड इनसिक्योरिटी थी, और देश की सबसे बड़ी जरूरत जनता के लिए क्या थी? खाना। आज की तरह मुझे 4 GB वाला नेट चाहिए, मुझे 5 GB डेली चाहिए, वो जरूरत नहीं थी। मुझे फोन करने के लिए आईफोन चाहिए, वो जरूरत नहीं, बस खाना चाहिए था, और खाना ही पूरा नहीं हो रहा था।
तो किसको लोन दिया जाए? किसानों को। जब तक किसानों के पास लोन नहीं, पैसे नहीं, उसको उनको बोने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो देश में फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन कैसे होगा? तो उस फूड ग्रेन्स को के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया? प्राइवेट बैंकों को अपने अधिकरण में ले लिया, ताकि हम सरकार इनको गरीब किसानों को ऋण देंगे, और ऋण देंगे तो ये उत्पादन बढ़ाएंगे। देश में 1960s में, यानी 1966 में हरित क्रांति भी आई। तो इसको और कैसे हम पेस दे सकते हैं, गति दे सकते हैं, इसके लिए ये बहुत जरूरी था। ठीक है, किस प्रकार से ये HYV सीड्स खरीदेंगे किसान, जब पैसा ही नहीं है, भले ही किसी भी प्रकार का सीड आ जाए, बीज आ जाए, कोई मतलब नहीं जब तक पैसे नहीं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। तो पैसे देने के लिए बड़ा कौन होता है? प्राइवेट या सरकारी? सरकारी, सरकार होती है बड़ी, सरकार देगी। तो सरकार ने इसलिए क्या किया? स्टेट इज एवरीवेयर, है ना? तो सरकार ने क्या किया? राष्ट्रीयकरण किया 14 बड़ी बैंकों का, है ना? इसके अलावा आप जानते हैं मिनर्वा मिल केस, उसको भी सरकार अपनाना चाह रही थी। अब देखिए, इस समय RBI के गवर्नर कौन थे 1969 में? LK झा, है ना? लक्ष्मीकांत झा RBI के गवर्नर थे। लक्ष्मीकांत झा, जिनके अंतर्गत इन 1965 LK झा कमेटी बनाई गई, जिसमें फसलों की जो मूल्य है वो तय करने का काम किसके पास था? LK झा कमेटी के पास। ये किसने बनाई? ये लाल बहादुर शास्त्री जी, जो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने किसानों के लिए, किसानों के उत्पादों का मूल्य सुनिश्चित करने के लिए 1964-65 में LK झा कमेटी गठित करी कि आप किसानों के लिए मूल्य, तो किसानों के लिए किसान और सरकार आंदोलन ये शुरू से ही होते आ रहे, है ना? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने ऐसा कुछ किया, इसलिए तो कहते हैं जय जवान जय किसान। तो LK झा कमेटी बनाई, और किसानों के जो प्रोडक्ट्स हैं उनका भाव सुनिश्चित करने के लिए इसको पहली बार बनाया गया। इसके बाद आप देखते हैं कि 1965 में APCB बना, एग्रीकल्चर प्राइस कमेटी। ठीक है, ये क्या करती थी? देश में MSP जारी करने का काम, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अभी कौन करता है? 85 से APC का नाम CACP कर दिया, कमिटी ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। अब ये देश में MSP जारी करने का काम करती है। कितनी फसलों का MSP होता है पूरे साल में? 23 फसलों का MSP होता है। इसके बारे में बहुत तगड़ी हम चर्चा करेंगे जब एग्रीकल्चर पढ़ेंगे, ठीक है ना? बहुत शानदार वाला टॉपिक है ये। अभी तो मैं जस्ट इसकी एक रूपरेखा, जब बीच में नाम ही आ गया है तो हम क्या करेंगे? रिलेट करते हुए स्टडी करेंगे कि इन्होंने और क्या क्या काम किया, इस प्रकार से, ताकि आपका कंसेप्चुअल क्लियरिटी इतनी मजबूत हो जाए कि क्योंकि आज के जो एग्जाम्स हैं उनमें इंप्लीकेशनल क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, या रिलेट किससे कर रहा है वो क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आपके पढ़ने का जो दायरा है उसका विस्तार करना है। वी हैव टू मेक योर स्टडी नॉट कन्फाइंड बट कॉम्प्रेहेंसिव, ठीक है ना? स्टडी शॉर्टकट होनी चाहिए, लेकिन होनी कॉम्प्रेहेंसिव चाहिए, कन्फाइन नहीं होनी चाहिए एक सीमा के अंतर्गत। नो, गो आउट ऑफ दैट बाउंड्री। फिर क्या हुआ? 1991 में LPG मॉडल आया। इस समय RBI के गवर्नर कौन थे भाई? अजय पटेल, ठीक है? इस समय RBI के गवर्नर ये थे। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीजों में। अभी RBI के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास।
और शक्तिकांत दास को देखकर जो दूसरे सब्जेक्ट के लोग हैं, चाहे उनका इकोनॉमिक्स ना हो, उनको खुश हो जाना चाहिए कि आरबीआई का गवर्नर, उसके लिए जरूरी नहीं कि आपकी डिग्री इकोनॉमिक्स में हो, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये फाइनेंस सेक्रेटरी वगैरह इस प्रकार के काम किए हुए थे, एक्सपीरियंस था। लेकिन ये एमए इन हिस्ट्री है तो भी आरबीआई के गवर्नर है। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपकी डिग्री एमए या पीएचडी जो भी हो इकोनॉमिक्स में होना चाहिए। इट इज नॉट नेसेसरी एट ऑल। एग्जाम्पल है आपके सामने, तो ये एग्जाम्पल आप भी बन सकते हो, है ना। तो देश आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास। ये तो हो गई गवर्नर वगैरह की बात। आरबीआई की स्थापना भी हमने कर ली। अब देखिए आरबीआई नोट कैसे छापता है। हाउ डज इट प्रेस नोट्स? नोट प्रेस कैसे कैसे छापता है? तो शुरुआत में कैसे छापता था? प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। समानुपातिक आरक्षित प्रणाली। है ना, समानुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनेट रिजर्व सिस्टम। इन दिस सिस्टम लेट्स से कि 3/5 पोर्शन विल बी ऑफ गोल्ड। कितना होगा सोना? 3/5। 2/5 इज फॉरेन करेंसी, विदेशी मुद्रा। इतना होगा। लेकिन आफ्टर 56 हुआ क्या? आफ्टर 56 1956 के बाद से हमने कौन सी नोट छापने की पद्धति अपनाई? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, इसमें क्या होता है कि आपको 115 करोड़ का गोल्ड रखना पड़ेगा जब नोट छापते हो, और प्लस 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी। गोल्ड यानी सोना, कितने का? 115 करोड़ का सोना रखिए और 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा रखिए। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या क्या कितना कितना रखा जाता है, तो ये आपको बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 115 करोड़ का गोल्ड एंड 85 करोड़ का विदेशी मुद्रा। कुल मिनिमम सिस्टम रिजर्व सिस्टम में कितना अमाउंट रखना पड़ेगा? कुल 200 करोड़। 115 प्लस 85 200 करोड़, राइट। इतना रख के आप नोट छाप सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि आरबीआई का बेस ईयर क्या है? बेस ईयर, सॉरी, फिनेंशियल ईयर, नॉट बेस ईयर, इट इज ऑफ फिनेंशियल ईयर। वित्त वर्ष कहां से कहां चलता है? फाइनेंस ईयर, वित्त वर्ष बोलते हैं इसको। वित्त वर्ष कहां से कहां चलता है आरबीआई का? पहले चलता था 1 जुलाई से 30 जून। वर्तमान में क्या है? 8%। 8% क्या है भाई? 1 अप्रैल से 31 मार्च। कब हुआ ऐसा? इन 2021। तो कौन सा वित्त वर्ष था
जो 9 महीने का चला, है ना। तो 2020 2021 ये वित्त वर्ष 9 मंथ्स के लिए चला। कैसे 9 महीने? कैसे? 1 जुलाई से 31 मार्च तक चला। उसके बाद 2021 में क्या हुआ, इसका ये कर दिया, 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगा ये, ठीक है। तो ये पहला वित्त वर्ष हो जाएगा जो 31 मार्च के एंड तक, जब हमने आरबीआई का वित्त वर्ष ये रखा है, ठीक है। और 2020-21 है वो 9 मंथ्स चला है। क्यों? क्योंकि ये चला था आपका 1 जुलाई टू 31 ऑफ मार्च। इसके बाद 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष आ गया। कौन सा? ये वाला, ठीक है। तो ये मोटी मोटी जानकारी हमने प्राप्त की है। और नेक्स्ट क्लास में आप देखेंगे क्या, फंक्शन ऑफ आरबीआई। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें हम बताएंगे फंक्शन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी क्या है, किस प्रकार से ये फंक्शनिंग करती है, क्रेडिट कंट्रोल क्या है, आरबीआई की क्रेडिट कंट्रोल में क्या क्या मतलब इंपॉर्टेंस है। बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, आपको मॉनेटरी पॉलिसी पूरी पढ़ने को मिलेगी। मॉनेटरी पॉलिसी कब इफेक्टिव होती है, कब इनइफेक्टिव होती है, किस हालात में हमें क्या करना चाहिए, तमाम बातें हम करेंगे। लेकिन दोस्तों इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, पढ़ते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली एंड केयरफुली। थैंक यू।